अच्छा बेटा, हम ना एंटेना फीड्स के बारे में आज पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। क्योंकि हमें पता है कि कोई भी जो स्टैंडर्ड एंटेना है उसको हमने फीड करना है, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे। तो एक एंटेना को फीड करने का क्या डिफरेंट तरीका है या क्या डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं, उनको हम अभी स्टडी करेंगे। तो नॉर्मली जो एंटेना की फीड्स हैं वो हमारे पास तीन तरीके की हैं। बेटा इसको रीड करो, ये वाला पूरा करना। ये तीन तरह की हैं। वेवगाइड फीड्स हैं, माइक्रोस्ट्रिप फीड्स हैं और कोएक्सियल केबल्स हैं। अच्छा, तो बेटा हमारे पास तीन तरह के फीड्स हैं, वेवगाइड, माइक्रोस्ट्रिप और कोएक्सियल। ये चला। तो ये नॉर्मली तीन पॉपुलर फीडिंग मेथड्स हैं ऑफ एन एंटेना। इनको हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे कि ये क्या होते हैं और किस तरह के एंटेना के लिए कौन सी फीड ज़्यादा सूटेबल है। ये मैं आपसे थोड़ा इस पे रिकमेंडेशन लेना चाहूँगा। ओके, सबसे पहले सर, बेटा। मेरा एक क्वेश्चन है सर। पिछले लेक्चर से उसमें सर हमने लॉग पीरियोडिक एंटेना पढ़ा था और उसमें हमने उसको सीरियली फेड किया था। सर मैंने ये पूछना था कि उसको सीरियली ही कर सकते हैं, पैरेलल भी आपने बताया था ना तरीका। तो जो लॉग पीरियोडिक एंटेना होता है उसको सिर्फ सीरियली ही करते हैं। बेटा उसमें सीरियल फीड करना उसको आसान रहता है। पैरेलल फीड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैरेलल फीड करने का आपको कोई इतना फ़ायदा नहीं है। आप यूँ कह लें कि उसकी कंस्ट्रक्शन इस तरह की है कि अगर आप उसको सीरियली फीड करेंगे तो आप थोड़ा एडवांटेजेस रहेंगे, आपको कोई एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना पड़ेगा व्हेन इट कम्स टू द डिज़ाइन ऑफ द एंटेना। अगर आप उसको पैरेलल फीड में करेंगे तो आपको एंटेना आपका अलहदा होगा और उसके साथ एक फीडिंग स्ट्रक्चर या फीडिंग नेटवर्क अलहदा होगा। तो ये हमेशा से एक जो कॉर्पोरेट फीड होती है या जो पैरेलल फीड होती है उसका डिसएडवांटेज रहता है हमेशा से, कि उसमें एंटेना डिज़ाइन तो सिंपल होता है, खाली आपने एलिमेंट्स को प्लेस करना होता है, लेकिन उसके पीछे जो फीडिंग नेटवर्क होता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसके मुकाबले में जो सीरीज फीड है उसमें फीडिंग स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी आसान होता है। लेकिन वो क्योंकि पार्ट ऑफ द एंटेना होता है तो आपको थोड़ी आइसोलेशन क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ती है बिटवीन द एंटेना एंड द फीड, सो दैट दोनों आपस में एक दूसरे के साथ इंटरफेयर ना करें। ठीक है सर। तो बेटा इस तरह के स्ट्रक्चर्स कभी आपने देखे हैं? बेटा ये देखिए, if you look at it, this is a satellite ground station, ठीक है। और कभी आपने हमारे बराबर में जो सुपार्को का ग्राउंड स्टेशन है SCS, कभी आपने वहाँ पे जो बड़ा सा डिश लगा हुआ है बिल्कुल गार्डन के बराबर में, क्या आपने देखा उसको कभी? यस सर, देखा हुआ है। सर देखा था। ठीक है, तो वो काफ़ी बड़े साइज का डिश है और
वो वाला डिश जो है वो नॉर्मली ये इस तरह से अगर आप देखें तो वो वेवगाइड फेड है। उसके साथ जो उसकी फीड है देखने में वो लगता है कि एंटेना का सपोर्ट स्ट्रक्चर है, लेकिन एक्चुअली जो फीड का पार्ट है वो उसमें इंटीग्रेटेड है। ठीक है, तो अगर आप ये देखिए तो जो एक वेवगाइड होती है ये एक मेटेलिक डक्ट की तरह से होती है, जिस तरह हमारे पास सेंट्रल एसी की, सेंट्रल कूलिंग की, सेंट्रल हीटिंग की डक्ट्स होती हैं, तो इसी तरह जो एक वेवगाइड होती है ये एक डक्ट की तरह से होती है। ठीक है, ये एक मेटेलिक कंडक्टर होता है और हम क्या करते हैं इसके अंदर एनर्जी को एक दफ़ा इंजेक्ट कर देते हैं थ्रू सम मैकेनिज्म। उस मैकेनिज्म को हम अभी हो सकता है कि देखें कि क्या होता है, लेकिन व्हेन वी इंजेक्ट द एनर्जी स्टार्ट्स ट्रैवलिंग विद इन द वेवगाइड फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर। ठीक है, और ये जो है इसमें एक कंट्रीब्यूशन जिस तरह से एक ग्लास ट्यूब के अंदर या फाइबर ऑप्टिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। क्वेश्चंस कहिए जी। सॉरी बेटा, डिस्कनेक्शन हो गया था कोई। जी, तो जो एक वेवगाइड होती है उसमें एनर्जी ट्रैवल करती है फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर। ठीक है, और एक वेवगाइड जो है ये सिमिलर टू अ ट्रांसमिशन लाइन होती है, जिसमें अलोंग द वेवगाइड हमें एक डिस्ट्रीब्यूटेड इंडक्टेंस और डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस मिल रही होती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस मिलने का ये मतलब है कि एक तो इस इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वजह से एट एनी पॉइंट ऑन द वेवगाइड की इम्पिडेंस डिफाइन होती है एक बात, और दूसरी बात ये कि ये चीज़ भी डिफाइन होती है कि वेवगाइड के अंदर कौन सी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ट्रैवल कर सकती है, किस फ्रीक्वेंसी को ट्रैवल कराने के लिए आपने वेवगाइड को बनाया है या इस्तेमाल किया है। ठीक है, ओके। नॉर्मली जो वेवगाइड्स होती हैं इनको इस्तेमाल करने की दो वजूहात होती हैं। एक तो वेवगाइड को इस्तेमाल करने की ये वजह होती है कि जो सिग्नल है, मुझे हॉटस्पॉट ऑन किया हुआ है। एक तो ये इस्तेमाल होती वजह होती है कि जैसे आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वेवगाइड्स हैं दे आर प्रैक्टिकल ओनली फॉर सिग्नल्स ऑफ एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, where wavelength approaches the cross sectional dimension of the waveguide। ठीक है, आप देखें कि कोई भी सिग्नल जो आपने ट्रांसमिट करवाना है, इफ यू look at the frequency range, तो minimum is DC which is 0 hertz, which is DC, and up to some gigahertz। तो ये जो वेवगाइड है ये क्या है, दिस इज सॉर्ट ऑफ अ बैंड पास फिल्टर, जिसमें जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स हैं वो ट्रैवल नहीं कर सकते और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स के लिए ये सूटेबल है। ठीक है, एक वजह तो बेटा इसकी ये है कि नॉर्मली जिस तरह आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो डायमेंशंस ऑफ द वेवगाइड हैं वो वेवलेंथ डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, तो इफ़ यू कम एट अ लोअर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जैसे जैसे आप कम फ्रीक्वेंसी पे आना शुरू होंगे तो आपकी वेवगाइड का जो साइज होगा, स्पेशली जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, उस डक्ट का जो ओपनिंग होगी, ये जो डक्ट की ओपनिंग है, इट विल स्टार्ट एक्सपेंडिंग।
ठीक है, आपको एक बड़ा डक्ट चाहिए होगा टू ट्रांसमिट अ लो फ्रीक्वेंसी। तो डीसी के लिए theoretically if you want to do 0 hertz या very small frequency, तो theoretically it is not possible to design a waveguide। ठीक है, dimensions of the waveguide DC के लिए it would be of infinite dimensions, so that's why you can only use waveguide for a high frequency। दूसरा ये कि normally जो waveguides हैं they are used only for radars या satellite communication, and वहाँ पे the reason for using a waveguide is कि because it is a metallic structure। अगेन जो हम बात कर रहे थे साइज ऑफ द कंडक्टर की, दे आर एबल टू हैंडल हाई अमाउंट्स ऑफ पावर as opposed to a normal coaxial cable या माइक्रोस्ट्रिप ट्रांसमिशन लाइन, जिसमें हमारे पास जो कंडक्टर होता है उसका साइज काफ़ी थिन होता है। ठीक है, अगर आप कोएक्सियल केबल से इसको कंपेयर करें, ठीक है, तो इफ़ यू लुक एट इट द प्रॉब्लम वुड बी कि ठीक है फॉर हाई पावर हैंडलिंग, जिस तरह हमने घर में बात की थी कि घर में जो हम वायरिंग करते हैं एसी के लिए जो तार इस्तेमाल की जाती है उसको करंट पहुंचाने के लिए, नॉर्मली दैट इज़ हाई पावर। एसी का प्लग जहाँ पे लगा हुआ होता है उसको हम पावर प्लग बोलते हैं, क्योंकि उसकी कंस्ट्रक्शन में नॉर्मल प्लास्टिक के अलावा काफ़ी ज़्यादा सिरेमिक इस्तेमाल हुआ होता है, क्योंकि वहाँ से देयर इज़ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट दैट हैज़ टू पास। ठीक है, तो वन option is to use a large thick amount of conductor। ठीक है, मोटी गेज का कंडक्टर वायर इस्तेमाल कर लें टू ट्रांसपोर्ट हाई अमाउंट ऑफ पावर, लेकिन दैट इज़ नॉट वेरी एफिशिएंट मेथड। उसकी वजह ये है कि इफ़ यू विल हैव अ थिक कंडक्टर यू विल हैव मोर ओहमिक लॉसेस। ठीक है, तो हीटिंग आपके इश्यूज होंगे, आपके लॉसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो वेव गाइड्स आर बेटर टू ट्रांसमिट मोर पावर हैंडलिंग। नाउ मे बी यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन कि जी अगर वेव गाइड्स ही इतनी एफिशिएंट होती हैं और नॉर्मल केबल्स या ट्रांसमिशन लाइंस इतनी एफिशिएंट नहीं होती, तो इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम ये काम हम क्यों नहीं कर लेते कि हम वहाँ पे भी वेव गाइड्स को इस्तेमाल कर लेते। तो इसका क्या जवाब हो सकता है, क्या पॉसिबल आंसर हो सकता है इस बात का जो मैंने अभी की है? सर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं वो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी पे तो नहीं होते। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर होते हैं, एक बात, वेरी गुड आंसर। दूसरा एक और ऑप्शन, एक और बात ये भी हो सकती है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में भी हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, करंट को स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जब हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं तो क्या तरीकाकार होता है, डू वी स्टेप अप दी करंट और डू वी स्टेप अप दी वोल्टेज, क्या काम करते हैं हम? वोल्टेज हाई स्टेप करंट को अप। पास करवाते हैं या हाई वोल्टेज को ट्रेवल करवाते हैं? किसको स्टेप अप किया होता है, किसको स्टेप डाउन किया होता है? सर वोल्टेज को करते हैं। स्टेप अप करते हैं या स्टेप डाउन करते हैं वोल्टेज? स्टेप अप वोल्टेज को। और करंट को हमने, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जब हम ट्रांसमिट कर रहे हैं तो वी डू नॉट हैव एन ऑप्शन कि हम करंट या वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सके। वहाँ पे नॉर्मली जो हमारे पास फील्ड होती है इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द सोर्स, पावर एम्पलीफायर के ऊपर डिपेंड करता है, तो नॉर्मली इट वुड बी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट
जिसकी वजह से हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ पावर होगी, ठीक है। देयर इज नो ट्रांसफार्मर इन्वॉल्व सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होती। तो दैट्स वाई नंबर वन, एक तो फ्रीक्वेंसी और दूसरा ये कि हमारे पास जो है वो स्टेप अप स्टेप डाउन की ऑप्शन नहीं होती। तो हम इसलिए वेव गाइड्स को वहाँ पे प्रेफर कर लेते हैं व्हेन इट कम्स टू ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव फ्रीक्वेंसीज। ओके, व्हेन फंक्शनिंग एज अ ट्रांसमिशन लाइन, waveguides are considerably simpler than two conductor cables with one single conductor। इसमें एक सिंगल कंडक्टर है, वो ही ग्राउंड के तौर पे भी एक्ट कर रहा है और वो ही एक्ट कर रहा है ट्रांसमिशन लाइन के तौर पे भी। होता इसमें ऐसे है कि लेट मी शो यू ओवर हियर, ठीक है। What happens is that there are different modes of transmission in the waveguides। अभी हम यहाँ पे आते हैं वापस। There are different modes of transmission। So what happens is that in one mode जो दो वायर्स हैं, मतलब two sides out of these four sides, two are normally suitable, two are conducting as behaving as the conductor। हो सकता है ऊपर और नीचे वाली, एंड देन ये जो साइड वाली दो हैं, दे विल बी ट्रीटिंग, दे विल बी बीइंग यूज्ड एज अ ग्राउंड, ठीक है। एक और मोड में यहाँ पे जो ये वाली दो हैं, दे विल बिहेव एज कंडक्टर्स, और ये वाली जो है दे विल बिहेव एज ग्राउंड, ठीक है। तो इट इज कि हम किस तरीके से इसके अंदर एनर्जी को रेडिएट करते हैं। तो टाइप ऑफ एनर्जी या टाइप ऑफ वेव के ऊपर डिपेंड करता है कि वेव गाइड किस तरह से ऑपरेट करेगी। ओके, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, दे इसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, और जो प्रोपगेशन वेक्टर है वो हमारे पास परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ठीक है। जो वेव गाइड के अंदर हमारे पास प्रोपगेशन मोड होता है, दैट इज कॉल्ड TEM, विच इज कॉल्ड ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक मोड, ठीक है। और इसमें इस तरह से होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों ट्रांसवर्स डायरेक्शन में एग्जिस्ट करते हैं with respect to the propagation vector। जिसका मतलब ये हुआ कि आपको याद होगा कि फिजिक्स में आपने दो तरह की फील्ड्स पढ़ी होंगी। वन वुड बी ट्रांसवर्स वेव्स and the other one would be longitudinal waves, if you remember, ठीक है। ट्रांसफर वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इफ यू रिमेंबर, जो ट्रांसफर वेव्स होती थी वो कुछ इस तरह की होती थी कि जो वेव होती है उसकी जो वेव का वेक्टर होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, और जो प्रोपेगेशन होती है वो इस डायरेक्शन में होती है। और ये एग्जांपल होती है, इफ यू रिमेंबर, कि हम एक रस्सी लें और उसको एक साइड पे दीवार के साथ बांध दें और इस साइड को हम शेक करना शुरू कर दें, तो जो वेव बनेगी इट वुड बी अ ट्रांसवर्स वेव। लेकिन एक जो हमारे पास वो होता था ट्यूनिंग फोक को अगर आप बजाएं तो यहाँ से जो हमारे पास वेव्स निकलती थी, दे यूज्ड टू बी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, क्योंकि उसमें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस ये वाले रीजन्स होते थे जिसमें वेव जो है वो ट्रैवल कर रही होती थी इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ठीक है। तो ट्रांसवर्स इज व्हेन द वेक्टर डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन डायरेक्शन। तो हमारे पास if we have a wave जहाँ पे we have electric field in this direction, we have magnetic field in this direction and propagation over here। तो now if you look at this type of wave जिसमें electric और magnetic field दोनों मौजूद हैं और ये इस तरह से travel कर रही है, तो this is a transverse electromagnetic mode, या इस wave का जो mode होगा वो ये होगा, ठीक है। तो बकौल इनके जो एक वेव गाइड है, खाली वो इस तरह की मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन है जिसमें
आप TEM मोड को वो करवा सकते हैं, प्रोपेगेट करवा सकते हैं। वेवगाइड के अंदर अगर आपने सिग्नल को एंटर करवाना है या उसमें सिग्नल को इंजेक्ट करवाना है, तो अगेन सिग्नल को उसमें ट्रैवल करवाने के लिए भी आपको एक छोटे से एंटेना की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप देखिए तो हमने क्या किया हुआ है, दिस इज़ अ वेवगाइड, और उसका बिल्कुल जो ये स्टार्ट होगा, एक साइड उसकी क्लोज्ड होगी जहाँ से सिग्नल स्टार्ट होगा ट्रैवल करना, और फिर सिग्नल जो है वो मूव करना शुरू करेगा इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो नाउ इफ यू लुक एट इट, इसको सिग्नल को इंजेक्ट करने का तरीका ये है कि यहाँ पे हम एक मोनोपोल एंटेना λ/4 मोनोपोल वो हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। ठीक है, जब हम if we insert a vertical polarized monopole, so now electric field is going to be in this direction and magnetic field is going to circulate the monopole because current is flowing in this direction. ठीक है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे जो निकलेगी वेव, that would be called as TE mode. TE mode, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द अपर एंड लोअर वॉल, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन दी सर्कुलेटिंग डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करेगी। अगर हम एक हॉरिजॉन्टल, जी बेटा, सर ये वाली चीज दोबारा रिपीट कर दें जो बेटा मोनोपोल वाली देखिए, बात है। जी देखिए बेटा, एक मोनोपोल है, अगर आप उसको इंडिपेंडेंटली देखें तो नॉर्मली दिस इज द ग्राउंड एंड दिस इज द कनेक्टर एंड दिस इज द मोनोपोल। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इट वुड बी बिटवीन द मोनोपोल एंड द ग्राउंड, इस तरह से। ठीक है, ये बनेगी ना, तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इज इन द वर्टिकल डायरेक्शन, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगी जो मोनोपोल की, इट वुड बी सर्कुलेटिंग इटसेल्फ, ये H होगी। तो नाउ लुक एट दिस वन, यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को देखें विद इन दी वेव गाइड, तो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, ऊपर और नीचे की जो वॉल है उसके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं दे आर सर्कुलेटिंग। ठीक है, ये जो आपको रेड कलर की लाइंस नजर आ रही हैं, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो एनर्जी इज ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सही हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विल ट्रैवल इन दिस डायरेक्शन। ओके, लेकिन इफ यू यूज, अगर आप यहाँ पे इफ यू यूज अ मैग्नेटिक डाइपोल, अगर आप एक लूप एंटेना यूज कर लें, ठीक है, इफ यू यूज अ लूप एंटेना, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, इस तरह से अपने आप को सर्कुलेट करेगी। ठीक है, तो नाउ इट डिपेंड्स हाउ यू ओरिएंटेट द लूप, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी नाउ इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग दिस वॉल। सही है, तो अब अगर आप इन दो मोड्स को देखें, तो यहाँ पे वी आर कॉलिंग इट एज TE मोड। TE मोड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्रोपेगेशन की डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन डायरेक्शन। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज गोइंग पैरेलल टू द प्रोपेगेशन डायरेक्शन, तो दिस मोड इज कॉल्ड TE मोड, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड। ठीक है, जो ये वाला मोड है, इफ यू लुक एट दिस वन, तो फिर इलेक्ट्रिक जो आपकी प्रोपेगेशन डायरेक्शन है, अगेन इट इज इन दिस डायरेक्शन, तो जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है एट ऑल टाइम्स इट इज परपेंडिकुलर। ठीक है, क्योंकि वो इस तरह से सर्कुलेट कर रही है। तो दिस मोड जो कि एक लूप की वजह से प्रोड्यूस हुआ है, दिस इज कॉल्ड TM मोड। ठीक है, और प्रीवियसली शायद एक बात मैंने गलत बोल दी, वो ये कि जो TEM मोड है जिसमें ये दोनों होंगे, इट कैन नॉट प्रोपोगेट इन अ वेव गाइड। मैंने कह दिया था कि इट कैन प्रोपोगेट इन अ वेव गाइड, लेकिन ओवर हियर इट सेज कि दिस टाइप ऑफ मोड रिक्वायर्स टू सेपरेट कंडक्टर्स
ठीक है। वन कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल कर रही होगी। अभी हम जब 2 वाई ट्रांसमिशन लाइन देखेंगे तो विल सी के उसमें ये किस तरह से ट्रैवल करती है। ठीक है, तो लेकिन ओवर हियर यहाँ पे यू कैन यूज इधर टीई मोड, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड और ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड। एक एंटेना इंजीनियर के पर्सपेक्टिव से इट डज नॉट मैटर टू मच कि इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी वेव है जो केबल में ट्रैवल कर रही है, वेदर इट इज ट्रैवलिंग इन टीई मोड और वेदर इट इज ट्रैवलिंग इन टीएम मोड। ठीक है, इट डजंट मैटर टू मच हमारे पर्सपेक्टिव से। लेकिन इफ़ यू वांट टू डिज़ाइन, अगर आप एक फीड डिज़ाइनर हैं, अगर आप एंटेना की फीड पे काम करते हैं एज अपोज टू ऑफ डिज़ाइनिंग एन एंटेना, तो देन दीज थिंग्स मैटर टू सी कि व्हाट टाइप ऑफ मोड इज ट्रैवलिंग विद इन दी ट्रांसमिशन लाइन या वेव गाइड, क्योंकि उसके कुछ प्लसेज और माइनसेस होते हैं व्हेन यू व्हेन यू इंजेक्ट अ पर्टिकुलर मोड into a transmission line for traveling। ठीक है, जो अगला तरीकाकार है जैसे हम एक एंटेना को पावर दे पाते हैं, दैट इज अ माइक्रोस्ट्रिप लाइन। ठीक है, माइक्रोस्ट्रिप लाइन इज सिमिलर इन इट्स configuration, it is similar to a patch antenna। ठीक है, and this is a microstrip line। So now if you look at it, there is a conductor on the top। यहाँ पे there is a conductor, there is a substrate, and then there is another conductor। ठीक है, तो हम लोगों ने यही बात की थी जब हमने पैच एंटेना को डिफाइन किया था। जब हमने पैच एंटेना को डिफाइन किया था तो एट दैट टाइम वी सेड कि इट इज आल्सो कॉल्ड अ माइक्रोस्ट्रिप एंटेना, एंड द रीजन बीइंग इज के जो कंस्ट्रक्शन है दैट इज एनालॉगस टू अ माइक्रोस्ट्रिप ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे बिकॉज वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट पैच, तो सिर्फ जस्ट टू मेक इट कन्वीनियंट हमने यहाँ पे लिखा है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है दैट इज सिमिलर टू अ पैच एंटेना। ठीक है, तो ये चिक एंड एग वाली एग्जांपल है कि कौन सी चीज़ जो है वो पहले है, लेकिन इस केस में आई थिंक डेफिनेटली एक माइक्रोस्ट्रिप ट्रांसमिशन लाइन जो है वो पहले बनी होगी और पैच एंटेना जो है वो बाद में आएंगे। तो अब द थिंग इज अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ट्रैवल करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी क्रिएटेड दिस डायरेक्शन। ठीक है, and magnetic field will be in this direction, इस तरह से। ठीक है, नाउ जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं उसके अंदर जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं उसमें मुख्तलिफ वेरिएशंस हैं। दिस वन इज कॉल्ड अ कोप्लेनर ट्रांसमिशन, एंड इसमें अगर आप देखिए तो जो कंस्ट्रक्शन है दिस इज सिमिलर टू ठीक है, where you have ये वाला this is the primary conductor, this is your ground, sorry, लेकिन ये जो दो हैं these are also the ground। ठीक है, and sometimes this type of structure is beneficial especially if you are designing जो आपका एंटेना होता है उसकी सरफेस के ऊपर ही आपने एक्टिव कंपोनेंट्स लगाए हुए होते हैं, और जितने भी हमारे पास लंप कंपोनेंट्स हैं, जिस तरह हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ट्रांजिस्टर है, तो अगर ट्रांजिस्टर को हमें कंडक्टर प्रोवाइड करना है या उसको करंट प्रोवाइड करना है तो हमें उसे एक ग्राउंड भी प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो एक नॉर्मल माइक्रोस्ट्रिप में जिस तरह से ये कॉन्फ़िगरेशन है, इफ़ यू हैव टू कनेक्ट एन एक्टिव एलिमेंट इन द पाथ, तो इट इज़ पॉसिबल टू डू दैट। अब यहाँ से इसको कट करें और यहाँ पे स्पेसिंग में आप उसको एम्पलीफायर को या ट्रांजिस्टर को लगा दें, लेकिन उस ट्रांजिस्टर को
ग्राउंड प्रोवाइड करने के लिए आपको यहाँ पे एक सुराख करना पड़ेगा, और ग्राउंड क्योंकि आपके पास नीचे है तो आपको इस तरह से उसको ग्राउंड प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेकिन जो कोप्लेनर ट्रांसमिशन लाइन है इसमें ग्राउंड जो है वो साथ में पैरेलल में ट्रेवल करता है, तो इफ देयर इज सम एम्पलीफायर you can always use this ground to provide a ground path to that particular amplifier। ठीक है, आप दरमियान में इस स्पेसिंग में अपने कंपोनेंट्स को लगा सकते हैं। तो अगेन इसका एडवांटेज इज मोर ऑफ एट द सर्किट लेवल, लेकिन एक्टिव एंटेनास में क्योंकि ग्राउंड और सर्किट के कंपोनेंट्स और एंटेना ये आपस में इंटीग्रेटेड होते हैं, तो समटाइम्स इट इज गुड टू हैव अ कोप्लेनर ट्रांसमिशन लाइन। जो कोप्लेनर ट्रांसमिशन लाइन है इसके अंदर यू हैव टू वेरिएंट्स, एक जिसमें नीचे ग्राउंड होता है और एक जिसमें नीचे कोई ग्राउंड नहीं होता, जो ग्राउंड है और एक्चुअल सर्किट है वो नहीं होते। ओके, अगेन ट्रांसमिशन लाइन का एक और वेरिएंट, दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रिप लाइन। जो स्ट्रिप लाइन है उसके ज़रिए से हम एंटेनास भी डिज़ाइन करते हैं, मतलब जिस तरह माइक्रोस्ट्रिप टेक्नोलॉजी से एंटेना डिज़ाइन करते हैं उसी तरह हम स्ट्रिप लाइन से भी एंटेना डिज़ाइन कर लेते हैं। इसमें होता ये है कि यू हैव द कंडक्टर in the center, you have a ground and you have a dielectric जिसके दरमियान में कंडक्टर प्लेस हुआ है। इसका फायदा ये है कि इन कंट्रास्ट टू not have the problem of inhomogeneous dielectric, क्योंकि अब कोई भी फ्रेम फील्ड नहीं होंगी, सारी और योर ओन बॉडी दैट ओनली थिंग। सर जी बेटा। सर आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है। बेटा ये इंटरनेट सर इस वाले स्ट्रिप लाइंस के बारे में आपने जो भी बताया है सर, ये कुछ भी आवाज़ नहीं आई है इसकी। जो इसमें कंडक्टर होता है वो हमारे पास दरमियान में होता है और उसकी साइडों पे हमारे पास एक होमोजीनियस डाइलेक्ट्रिक मौजूद होता है। ठीक है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। ग्राउंड प्लेन ऊपर और नीचे, दरमियान में हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर जो है वो एक कंडक्टर ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, अब अगर आप ये देखिए तो इसका फायदा आपको ये है कि एक माइक्रोस्ट्रिप कॉन्फ़िगरेशन में आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है ये ट्रैवल कर रही होती है विद इन टू मीडियम्स, एयर और एक्चुअल जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो जब आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिटरमिन करना होता है इन ऑर्डर टू डिटरमिन द विड्थ या लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, तो आपको इफेक्टिव परमिटिविटी को कैलकुलेट करना पड़ता है। लेकिन एक स्ट्रिप लाइन का ये फायदा होता है कि जो डाइलेक्ट्रिक की होमोजेनिटी है वो अपनी जगह पे कायम रहती है, तो यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट द इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, इसका एक और फायदा ये होता है कि इफ यू डिजाइन अ माइक्रोस्ट्रिप एंटेना, ठीक है, फॉर एनी सिस्टम, फॉर एग्जांपल एक सैटेलाइट सिस्टम के लिए, तो जो ये ऊपर का कंडक्टर है ये आपके एंटेना को इनफ शील्डिंग प्रोवाइड करता है फ्रॉम एनी अदर स्टैंडर्ड जो चीज़ें हैं या सिस्टम्स हैं जो कि उसके आसपास एग्जिस्ट कर सकते हैं। समझ लग गई बेटा? जी सर। Okay. Then another type of feeding system is of a coaxial cable. हमारे
बड़ा स्टैंडर्ड पे ये इस्तेमाल होता है केबल्स के लिए, जो हमारी सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। जी बेटे, अब आवाज आ रही है? जी सर अब आ रही है। सॉरी, वो मेरा ख्याल है कि इंटरनेट का ही कोई प्रॉब्लम है। अच्छा बेटा, ये आपके सामने कोएक्सियल केबल है, ठीक है, उसकी कंस्ट्रक्शन है आपके सामने, ठीक है। तो वी हैव नॉर्मली जो कोएक्सियल केबल है ये काफ़ी कॉमनली हमें अपने घरों में नज़र आती है। आपने जो अपने एंटेना लैब में कुछ 2-3 एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उसमें जो एंटेना रिलेटेड एक्सपेरिमेंट था वहाँ पे जो हम एंटेना को पावर कर रहे थे वो कोएक्सियल केबल से कर रहे थे, ठीक है। इसकी अगर आप कंस्ट्रक्शन देखें तो यू नो कि यू हैव अ सेंट्रल इनर कंडक्टर, देन यू हैव एन इंसुलेशन, फिर आपके पास एक ब्रेडेड कॉपर होती है साइडों पे, और फिर देन यू हैव दिस प्लास्टिक वाइट या ब्लैक कलर का, ये आपकी प्लास्टिक या रबड़ की कोटिंग होती है केबल के ऊपर, ठीक है। तो दिस इज हाउ टू कंडक्टर्स आर फॉर्म्ड, सही है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑफ कोर्स वो इनर कंडक्टर और आउटर कंडक्टर के दरमियान में होती है। और अगर आप इसकी कंस्ट्रक्शन देखें तो हमने जब ईएमएफ पढ़ा था, आई डू नॉट नो वेदर यू वुड बी एबल टू रिकॉल इट और नॉट, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरह से होगी, आउट इन द रेडियल डायरेक्शन, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इसको सर्कुलेट कर रही होगी, ठीक है। और सिग्नल इज ट्रेवलिंग ईदर इनसाइड और कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों जो फील्ड्स हैं दे आर इन दी सॉरी perpendicular to the propagation direction at all times, ठीक है। तो अगर आप इसको यूं ड्रॉ करें, अगर आप इसको यूं ड्रॉ कर लें तो सिग्नल इज ट्रेवलिंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड इज सर्कुलेटिंग। तो बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर perpendicular to the propagation direction। तो कोएक्सियल में the mode which is traveling in it is transverse electromagnetic mode, ठीक है, TEM mode, ओके। लेकिन व्हेन वी कनेक्ट, जो कोएक्सियल केबल है इसका एक डिसएडवांटेज है कि हम इसको ये कहते हैं कि दिस इज इनहेरेंटली अनबैलेंस्ड। इसका क्या मतलब है, लेट मी शो यू। देखें, ये एक डाइपोल एंटेना है और इस डाइपोल एंटेना को हमने कनेक्ट किया है एक कोएक्सियल केबल के साथ, ठीक है। अब जो डाइपोल है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, इनर कंडक्टर को, जो केबल का इनर कंडक्टर है इसको एक वायर के साथ कनेक्ट कर देते हैं और जो आउटर कंडक्टर है इसको हम दूसरी वायर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब होता ये है कि इनर कंडक्टर में एक करंट ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, और जो आउटर कंडक्टर है उसकी दो बॉडीज हैं, ठीक है। इसके अंदर एक करंट ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि जो ये वाला करंट है ये यहाँ पे आ गया I1 ओवर हियर। जब ये वाला करंट इस एज पे पहुंचता है, यहाँ पे पहुंचता है, तो इसको आगे से दो रास्ते मिलते हैं, एक आउटर साइड, एक आउटर साइड ऑफ द कंडक्टर और दूसरा ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट ट्रैवल कर रहा होता है, यहाँ पे जो करंट ट्रैवल कर रहा होता है दैट इज एक्चुअली, उसमें से कुछ पार्ट जो है वो यहाँ से वापस चला जाता है, ठीक है।
यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम हमें नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये सारी की सारी सेम बॉडी है। लेकिन ये जो ब्रेड होती है इसमें हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, तो कुछ करंट जो है वो लीक बैक कर जाता है। अब इससे मसला ये हुआ कि एक्चुअली तो इनर कंडक्टर और आउटर कंडक्टर जो है वह जब तक ये केबल में था तो तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, तब तक ये दोनों करंट्स आपस में सेम थे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड थे, लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शंस थे। लेकिन जब एंटेना के ऊपर आए तो ये करंट जो यहाँ पे गया है, जो इसमें ट्रेवल कर रहा है I1, नाउ डाइपोल के लिए दे आर इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, टू इन reinforce the electromagnetic field, they are in the same direction, लेकिन magnitude wise this current is higher and this current is a little less, क्योंकि इसका कुछ पोर्शन जो है वो वापस चला गया है। तो इस चीज को हम कहते हैं कि इस जो कोएक्सियल केबल है, अगर इसके साथ एक डाइपोल एंटेना को आप क्रिएट करेंगे तो एक अनबैलेंस क्रिएट होगा, ठीक है, और उस अनबैलेंस को खत्म करने के लिए हम एक काम करते हैं, देर आर समथिंग्स विच आर कॉल्ड बैलेंस, ठीक है, BALUN, ठीक है, जिसका जो कि मिला है बैलेंस्ड अनबैलेंस से, ठीक है, कि अनबैलेंस को आपने जब बैलेंस किया तो कुछ इस तरह के कंपोनेंट्स हैं जो कि ये इंश्योर करते हैं कि आउटर कंडक्टर के अंदर कोई भी करंट ट्रैवल ना करे, क्योंकि आउटर कंडक्टर की आउटर साइड के अंदर कोई भी करंट ट्रैवल ना करे। अगर हम ये चीज़ इंश्योर कर लेते हैं तो ये इम्बैलेंस जो है वो ख़त्म हो जाता है और ये दोबारा से बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम कोएक्सियल केबल को डाइपोल के साथ कनेक्ट करते हुए अगर हम बैलन का इस्तेमाल नहीं करते तो फिर हमें ये प्रॉब्लम होता है कि दे वुड बी एन डिफरेंट करंट ओवर हियर एंड हियर, जिसकी वजह से जो डाइपोल का रेडिएशन पैटर्न होगा इट विल नॉट बी एग्जैक्टली फिगर ऑफ 8, इट वुड बी फिगर ऑफ 8 तो होगा लेकिन कुछ सॉर्ट ऑफ नॉन सिमेट्रिक सा होगा, या तो वो बिल्कुल अपना जो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज है उसके ऊपर नहीं होगा, या जीरो, ठीक है, जो उसका मैक्सिमम है, और या फिर ये कि हो सकता है उसमें थोड़ी डिफॉर्मेशन हो। तो एक तरीका इसको बैलेंस करने का ये है कि हम यहाँ पे जो आउटर कंडक्टर है, ये इनर कंडक्टर में भी हम कुछ करंट के लिए एक एक्स्ट्रा पाथ क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, और इस एक्स्ट्रा पाथ को जब हम क्रिएट करते हैं तो इसको हम आउटर कंडक्टर के साथ शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब उससे ये होता है कि इफ देर इज एनी करंट ट्रेवलिंग इन दी आउटर वन तो वो इनर कंडक्टर के कुछ कंपोनेंट के साथ कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट से ऑनवर्ड्स जब ये कैंसिल हो गया, λ/4 हमने इस वजह से रखा है 90 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज, तो ये आपस में 180 डिग्रीज आउट ऑफ फेज, ठीक है। तो आउटर करंट के कंडक्टर के अंदर जब करंट कैंसिल हो गया तो इसका मतलब है कि हमने अपने अनबैलेंस को बैलेंस कर दिया है, ठीक है। तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ बैलेंस। तो इसके अलावा देर आर अदर कंपोनेंट्स, कुछ स्टैंड अलोन क्लिप ऑन कंपोनेंट्स मिलते हैं, उनको भी अगर हम क्लिप ऑन कर दें तो उनकी वजह से भी हमारा एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है। वो ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि किसी भी एडी करंट बोल लें या पैरासिटिक करंट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। फेराइट कोर्स होती हैं हमारे पास, आयरन बेस्ड कोर्स, तो वो सारे का सारे करंट को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे करंट का इम्बैलेंस जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। पावर डिवाइडर्स को हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हाइब्रिड कपलर को भी, पावर डिवाइडर को भी। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड व्हेन इट कम्स टू एंटेना फीड्स। तो हमने वेवगाइड्स को देखा, हमने ट्रांसमिशन लाइंस को देखा, जिसमें हमने माइक्रोस्ट्रिप और कोएक्सियल इनको हमने देखा, ठीक है। ऑल्दो कि हमने इनको बहुत ज़्यादा तफसील से नहीं देखा, एवियोनिक्स के अंदर एक कोर्स होता है पूरा वेवगाइड्स एंड ट्रांसमिशन लाइंस का, जिसमें काफ़ी तफसील से इन चीज़ों को देखा जाता है, लेकिन आपके पर्सपेक्टिव में खाली इसकी इंफॉर्मेशन होना काफ़ी है। वी डू नॉट नीड टू गो इनटू टू मच डिटेल
for that matter when it comes to designing a feed of an antenna, हमें थोड़ा अंदाज़ा ज़रूर होना चाहिए इसका। तो मेरी तरफ से इतना ही है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो डू आस्क, इफ़ यू डोंट एनी हैव एनी क्वेश्चंस तो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड।